संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू। हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रखे सुझाव। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव हादसे में डूबे 8 लोगों में से 2 का शव एनडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और सावन की पहली सोमवारी आज देवघर स्थित बैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज सवेरे 10 बजे से मतदान जारी है। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी संसद भवन में मतदान किया। कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया है और अब उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन सबसे बड़ा शीर्ष पद जो है उसके लिए वोटिंग। इधर झारखंड में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विधानसभा परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया जारी है। इससे पहले एनडीए विधायकों को एक बस में विधानसभा परिसर के लिए रवाना किया गया। रुकिए इसको ले जाइए। बंद करके रखो। इधर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रांची के भुसुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनजातीय समुदाय की महिलाएं और बच्चियां भी मौजूद हैं। हुई और लगातार जो वोटिंग चल रहा है और साथ ही साथ हमारे बगल में सरना स्थल है, जो भुसूर का ये इलाका है, राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया गया है और बाकायदा लोग जो है वो प्रेयर कर रहे हैं और जो आदिवासी रीति रिवाज होता है उसके जरिए बाकायदा पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और सरना स्थल में लोग प्रे कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए। हालांकि जिस तरीके की तस्वीर है और जिस तरीके से उन्हें पूरे देश में जन समर्थन मिला है द्रौपदी मुर्मू से, उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उनका जीत लगभग तय है। और उसके बावजूद यहाँ देख सकते हैं कि आप उत्साह किस तरीके से लोग जो है वो आदिवासी जो यहाँ का एक झारखंड का पारंपरिक परिधान है उसमें लोग यहाँ पहुंचे हैं और बाकायदा वो वेलकम कर रहे हैं कि जिस तरीके से देश में बेटियों को सम्मान मिल रहा है, एक आदिवासी महिला को सम्मान दिया गया है, उसकी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा यहाँ पर लोग उत्साहित है और सुबह से ही
ये तस्वीर सिर्फ एक बुजुर्ग की मैं दिखा रहा हूं। ज्यादातर जो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग हैं उनमें सुबह से ही जश्न का दौर है। आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पीछे जो आवाज आ रही है ढोल और नगारे की, इसके जरिए लगातार यहाँ पर जो है वो जश्न का माहौल चल रहा है और वोटिंग का जो उत्साह है वो लगातार चरम पर पहुंच रहा है। हालांकि वोटिंग से ये लोग दूर है, लेकिन जिस तरीके से पूजा अर्चना के जरिए और उनके मन में द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो एक सम्मान है और जिस तरीके से एनडीए ने एक आदिवासी महिला को देश में आजादी का 75 साल मनाने जा रहा है, वैसे में जिस तरीके से उन्हें सम्मान दिया गया है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी दिवाकर, हम चाहते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण पल है, हम चाहते हैं कि दर्शक देखें और दर्शक जाने क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं। आप इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के मन में बहुत ही उत्साह है और मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ कि किस तरीके से वो द्रौपदी मुर्मू को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और अभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के दौर में शुरू है। आप सुन सकते हैं हमारे पीछे जो ढोल और नगारे की आवाज आ रही है, तो लोगों में एक उत्साह का माहौल है और लगातार लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित है कि उनके समाज से देश के आजादी के 75 साल बाद किसी के मन में इस बात का ख्याल आया कि आदिवासी समाज को देश का जो सबसे प्रथम महिला होनी चाहिए या देश का जो प्रथम वो आदिवासी समाज से होना चाहिए। तो ऐसी बात किसी ने अगर 75 साल बाद सोची है तो उस लिहाज से उनका वेलकम किया जा सकता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरामैन को कहेंगे एक तस्वीर दिखाने के लिए कि कैसे देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है, द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर लगाई गई है और बाकायदा द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में बेटियों का जो सत्कार हुआ है उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार जो जश्न का माहौल है वो इस इलाके में देखने को मिल रहा है। और ऐसी झलक राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि यहाँ के जो इलाके हैं, संथाल परगना के इलाके हैं जहां पे संथाल आदिवासियों की जो आबादी है वो बहुत ही ज्यादा है, वैसे जगहों पर इस तरह की झलक देखने को मिल रही है। तो लगातार जो हम कह सकते हैं कि एक सम्मान मिला है, आदिवासी महिला को सम्मान मिला है, उसकी झलक आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो उनको सम्मानित किया गया एनडीए की ओर से जब उनको उम्मीदवार बनाया गया, तो यहाँ जो झारखंड की हम कह सकते हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से जो विचारधारा से अलग रखती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। और अब झारखंड का अगर हम समीकरण की बात करें तो झारखंड में जो कुल 20 सांसद है और 81 विधायक है, उसके जरिए जो वोट का आंकड़ा है वो करीब जो है 28,000 के आसपास पहुंचता है। वैसे में द्रौपदी मुर्मू को जब जेएमएम ने समर्थन का ऐलान किया है तो उम्मीद है कि करीब 22,000 से आसपास वोट यहां से उनको मिलेंगे। तो एक तरीके से उत्साह का माहौल। और सुबह से ही विधानसभा जब मैं अभी गया था थोड़ी देर पहले, तो वहां पर भी एनडीए के विधायक, सारे जो विधायक थे वो एक बस के जरिए आए थे, जेएमएम के भी विधायक पहुंचने शुरू हो गए थे और वोटिंग को लेकर लगातार उत्साह है और सभी लोग वहां पर विक्ट्री साइन का भी एक तरीके से जो कह सकते हैं। और इधर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीश धनखड़ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं यूपीए प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा कल नामांकन दाखिल करेंगे। जिनके लिए सवाल पूछना कहीं न कहीं कौतूहल का विषय होगा और हंगामे की देर की वजह से जब राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चल पाती है तो उन्हें जब तकलीफ होती है, जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के साथ कहीं न कहीं सभापति अपने को एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, सदन को चलाएंगे, प्रशासक की भूमिका दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में राज्यसभा को भी जगदीप धनखड़ जैसे सभापति का इंतजार रहेगा, जिन्होंने अपनी कहीं न कहीं सख्त छवि की वजह से पश्चिम बंगाल गवर्नर के तौर पर अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई और राष्ट्रीय फलक पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन में आपने तमाम चेहरों का जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अगर बात करें तो जो एनडीए के साझेदार दल के जो साथी थे उनका जिक्र करना भी मौजूद होगा। जनता दल यूनाइटेड जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी नॉमिनेशन में मौजूद थे। राष्ट्रीय संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 12 अगस्त तक चलेगा। 26 दिन के इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। इस दौरान चर्चा और विचार के लिए 32 विधायी कार्य तय किए गए हैं। सत्र के दौरान आज नवनियुक्त सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बाद में संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे मतदान को लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का मानसून सत्र उपयोगी और सार्थक साबित होगा। मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में यह सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन का सर्वाधिक सकारात्मक उपयोग हो, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,935 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,069 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,44,264 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 58 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1045 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.54% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और सामूहिकता की ताकत से वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचते हुए 200 करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर लिया है। करने वाला भारत पहला देश बन गया। महज 18 महीने के भीतर भारत ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी गई और उसके बाद फरवरी 2021 से फ्रंटलाइन वर्कर और 1 मार्च 2021 से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 35 साल से ऊपर के गंभीर रूप से बीमार लोगों को वैक्सीन दी गई। अप्रैल में 45 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। टीकाकरण में नया मोड़ तब आया जब 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान किया गया। महज 9 महीने के भीतर ही भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी होना आत्मनिर्भर भारत का मुख्य स्तंभ है। इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का मकसद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है। ये संगोष्ठी सभी हितधारकों के लिए विचार और मंथन का मंच प्रदान करेगी। गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख स्तंभ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में आजादी के 75वें वर्षगांठ को मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जा रहा है। इसके तहत सभी लोगों के घरों में तिरंगा झंडा जन सहभागिता से लगाने का काम किया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के सभी लोगों के बीच देश के प्रति गौरव, स्वाभिमान और देशभक्ति के भाव को जगाने का काम करेंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं पदाधिकारियों ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक राज्य के हर घर तक यह कार्यक्रम कैसे पहुंचे, इसके लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इधर कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो डैम में डूबे हुए 8 लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डैम से डूबे 2 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। इधर डैम में डूबे अन्य लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। गौरतलब है कि कल गिरिडीह के खेतों गांव से घूमने आए 8 लोग डैम में डूब गए थे। इस घटना में नाविक और परिवार का एक सदस्य तैरकर जान बचाने में कामयाब रहा था, जबकि 8 लोग नाव के साथ ही पानी में डूब गए थे। और अब जीएसटी अपडेट। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कुछ वस्तुओं पर आज से अधिक जीएसटी लगेगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी होगी। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में इन दरों में परिवर्तन का फैसला लिया गया था।
श्रावण महीने की आज पहली सोमवारी है। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों और अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में ही देर रात से जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि 2 वर्षों के बाद इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। पवित्र कारक पुण्य देने वाला फल प्रदान 4 बजे जॉइंट ब्रीफिंग किए थे। जॉइंट ब्रीफिंग करने के बाद 24 आवर के 6 बजे से सबकी लगा दी गई है कि अगले 24 घंटे तक, और ये जब तक मतलब कि पट बंद नहीं होता आज सोमवार को, इसलिए सभी को मुस्तैद किया गया है। और काफ़ी संख्या में हम लोगों ने इसमें जिला भर जैप, IRB, CRPF, रैक की प्रस्तुति की गई है। शाम को 6 बजे से ही पूरी फोर्स तैनात थी, पूरे मजिस्ट्रेट्स तैनात थे, और जैसे जैसे रात बढ़ी वैसे वैसे कांवड़ियों की संख्या बढ़ी और कुमेठा तक कांवड़ियों की संख्या गई है। और अभी भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था लाइन में लगने के लिए जा रहा है। तो जैसा कि उम्मीद थी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कांवड़िए इस बार जो है आ रहे हैं, और पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के आयोजन से भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सावन की पहली सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारी को जलार्पण करने के लिए कांवड़ियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज रात तक 1.5 लाख से अधिक शिव भक्तों के बासुकीनाथ धाम पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण कराया जा रहा है। पहला सोमवार है। आज के दिन में पूजा करने से राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 23 जुलाई तक यही हालात बने रहेंगे। आज और कल कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नमो ऐप और mygov.com पर लोगों के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। सत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। इस बीच राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान आज नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। इस दौरान झारखंड से नवनिर्वाचित सदस्य आदित्य प्रसाद साहू और महुआ माझी ने भी शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। श्री आदित्य प्रसाद। Members who take the oath. मैं आदित्य प्रसाद। एक मिनट आदित्य प्रसाद जी। मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। एक वक्त 72 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने मिलकर मैच पलट दिया। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 133 रन की साझेदारी निभाई। हार्दिक पांड्या ने 71 रन की पारी खेली, वहीं ऋषभ पंत 125 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनका वनडे में पहला शतक रहा। इन दोनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 42 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पंत को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, वहीं हार्दिक को प्लेयर ऑफ द सीरीज। हार्दिक ने वनडे सीरीज में 3 पारियों में 100 रन बनाए, साथ ही 6 विकेट भी झटके। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की। टीम इंडिया इंग्लैंड में 2015 से लेकर अब तक यानी पिछले 8 साल में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम है। इस दौरान इंग्लैंड ने 15 द्विपक्षीय वनडे सीरीज 7 टीमों के खिलाफ खेली। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में इंग्लैंड को 3-2 से और 2020 में 2-1 से हराया था। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मतदान। संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू। हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रखे सुझाव। कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव हादसे में डूबे 8 लोगों में से 2 का शव एनडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और सावन की पहली सोमवारी आज देवघर स्थित वैजनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़।